औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज अमराज़ निज़ाम तनफ़्फ़ुस में जिस चीज़ का हम जिक्र करेंगे वो टॉपिक यानी वो मौजू हमारा है ज़वाहिर अमराज़ तनफ़्फ़ुस, यानी अंग्रेज़ी ज़बान में जिसे कहते हैं कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़, यानी कि तनफ़्फ़ुस की जो डिज़ीज़ होती है यानी जो रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ होती है उसमें कॉमनली कौन कौन से जो अलामत होती है वो ज़ाहिर होती है। तो चलिए ज़वाहिर अमराज़ तनफ़्फ़ुस यानी अमराज़ तनफ़्फ़ुस में होने वाले ज़ाहिर होने वाले अलामत। दूसरे निज़ाम की तरह अमराज़ तनफ़्फ़ुस की तशख़ीस में भी मरीज़ की सवाने यानी हिस्ट्री और तबई इम्तिहान यानी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन निहायत अहमियत का हामिल होता है। दूसरे निज़ाम की तरह यानी बॉडी के और जितने भी सिस्टम हैं उनमें अमराज़ निज़ाम यानी कि अमराज़ निज़ाम तनफ़्फ़ुस यानी रेस्पिरेटरी डिजीज़ का जो सिस्टम होता है उसकी डायग्नोसिस के लिए भी मरीज़ की हिस्ट्री और उसका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। अमराज़ तनफ़्फ़ुस के ताल्लुक़ से अहम ज़वाहिर दर्ज झेल है जिनका ज़हन में रखना ज़रूरी होता है क्योंकि अमराज़ की तशख़ीस में मुआविन होते हैं। अमराज़ तनफ़्फ़ुस के ताल्लुक़ से जितने भी ज़वाहिर होते हैं, जितने भी अलामत का ज़हूर होता है उनका भी ज़हन में रखना ज़रूरी होता है, जिससे अमराज़ की तशख़ीस में बहुत ही मदद मिलती है, यानी ये अमराज़ की तशख़ीस में बहुत ही मुआविन यानी मददगार होते हैं। तो इसमें पहले जो अलामत है सबसे बड़ी और सबसे पहली अलामत जो इसमें लिखी वो है खांसी, यानी इसको इंग्लिश ज़बान में कफ़ या इसको खांसी को सवाल भी कहते हैं यूनानी ज़बान में। तो कफ़ के बारे में पढ़ते हैं, खांसी के बारे में पढ़ते हैं, सवाल के बारे में पढ़ते हैं। तो अमराज़ तनफ़्फ़ुस में पाई जाने वाली ये आम अलामत है, यानी अमराज़ तनफ़्फ़ुस में ये पाई जाने वाली एक बहुत ही आम अलामत है। खांसी की मुख्तलिफ़ किस्में बयान की जाती है, खांसी की बहुत सी किस्में इसमें बयान की जा रही है। सबसे पहली है खुश्क खांसी यानी ड्राई या अनप्रोडक्टिव कफ़। अगर दिक्कत के साथ खांसी खुश्क खांसी आ रही हो और कोई फासिद मादा खारिज ना हो तो मुंदरजा झेल अमराज का शुबा करना चाहिए। खुश्क खांसी का मतलब ड्राई अनप्रोडक्टिव कफ़ क्या है कि इसमें बहुत ही खुश्क खांसी आती है, बहुत ही ड्राई काफ़ी खांसी आती है, बहुत ही खुश्क खांसी आती है और इसमें क्या होता है कि जो बलगम होता है वो खारिज नहीं होता, सिर्फ खुश्क और ड्राई कफ़ होती है। तो मुंदरजा झेल अमराज का शुबा इसमें करना चाहिए। सबसे पहले बलाई निज़ाम तनफ़्फ़ुस का तादिया, यानी अगर ड्राई कफ़ हो रही है, खुश्क खांसी आ रही है तो क्या हो सकता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाए। ज़के रेवी की इब्तिदाई हालत अर्ली स्टेज ऑफ पल्मोनरी टीबी, यानी पल्मोनरी टीबी जो इसकी बहुत ही अर्ली स्टेज है। याद रखिए ये अर्ली स्टेज पल्मोनरी टीबी, क्योंकि बाद में बदिक्कत बलगम भी खारिज होने लगते हैं, लेकिन अर्ली स्टेज ऑफ पल्मोनरी टीबी में खांसी जो होती है बहुत ही खुश्क आती है जिसमें बलगम का अखराज नहीं होता है। टॉपिकल स्नोफीलिया, टॉपिकल स्नोफीलिया यानी टॉपिकल स्नोफीलिया हो गया या फिर स्मोकर्स कफ हो गया, हैबिचुअल कफ हो गया। खांसी माँ बलगम वेट और प्रोडक्टिव कफ। दूसरा क्या है खांसी माँ बलगम, यानी वो खांसी जिसमें साथ साथ में बलगम भी खारिज हो रहा हो, या इसको वेट भी कहते हैं यानी रतब खांसी। अगर खांसी आसानी से आए और उसके साथ फासिद मादा का अखराज भी हो रहा हो, यानी खांसी भी आसानी से आ रही है और उसके साथ फासिद जो बलगमी मादा है उसका भी अखराज हो रहा हो, तो ये रिया के मुज़मिन अमराज की अलामत होती है, जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या इल्तिहाब शोब मुज़मिन जिसे उर्दू में कहते हैं, या इत्साए शोब हो गया जिसे ब्रोंकिक्टेसिस कहते हैं, तादियाती फितरियात हो गए जिसे फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, दबील एरिया यानी लंग एब्सेस है वो हो गया, इसमें भी जो होती है खांसी के साथ बलगम का अखराज होता है और साथ साथ खून का भी अखराज हो सकता है। दौरी नौबती खांसी, तीसरी किस्म जो है वो दौरी व नौबती खांसी यानी पर ऑक्जिमल कफ। बाज़ अमराज में लंबे अरसे से खांसी धसके और दर्द के साथ आती रहती है, यानी जो खांसी जो होती है क्या होती है नौबती होती है, यानी दौरे के तौर पर आती है, जैसे किसी खांसी का दौरा पड़ गया हो। बाज़ अमराज में जो लंबे अरसे से खांसी धसके यानी दौरे के साथ और दर्द के साथ आती रहती है और खांसी के दौरे उठते हैं, मसलन तो इसमें खांसी के दौरे कौन कौन सी डिजीज़ में उठते हैं, जैसे कि इल्तिहाब शोब मुज़मिन यानी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, शहीका यानी वूपिंग कफ, ज़ीकुन नफ़स यानी ब्रोंकियल अस्थमा। कौन कौन सी डिजीज़ हो गई, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गई, वूपिंग कफ हो गई, ब्रोंकियल अस्थमा हो गई।
हंजरे कस्बतुर रिया में असामी गरीबा का पहुंचना, यानी लैरिंग्स या ट्रैकिया में कोई फॉरेन बॉडी पहुंच जाए तो उससे भी जो होता है वो नौबती खांसी शुरू हो सकती है, यानी दौरे की शक्ल में खांसी जो होती है वो शुरू हो सकती है। दर्द के साथ खांसी, पेनफुल कफ। अब दर्द के साथ खांसी कब होगी, ये चौथी अकसाम है पेनफुल कफ। अगर खांसी दर्द के साथ आए तो ये समझना चाहिए कि रिया और गिलाफेरिया में कोई ऐसी गैर तबीई कैफियत पैदा हो गई जिससे उसके फूलने और सिकुड़ने में दिक्कत पेश आ रही है। यानी कि अगर खांसी दर्द के साथ आए तो क्या समझना चाहिए कि जो लंग है या लंग के ऊपर का गिलाफ है यानी प्ल्यूरा है, उसमें कोई गैर तबीई कैफियत पैदा हो गई है जिससे वो अच्छे से पूरा सिकुड़ नहीं पा रहा, उसमें दिक्कत पेश आ रही है फूलने सिकुड़ने में, तो क्या होता है, पेनफुल कफ होता है। मसलन ज़ातुल रिया के साथ ज़ातुल जन्नत का पाया जाना, न्यूमोनिया विद प्ल्यूरिसी, यानी न्यूमोनिया के साथ प्ल्यूरिसी पाई जाए तो क्या होगा इसका कि जो लंग है वो भी मुतासिर होता है, उस लंग में सूजन हो जाए, साथ साथ उसका गिलाफ जो होता है लंग का यानी प्ल्यूरा जो होता है उसमें भी जो होता है वो दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से लंग जो होता है अच्छे से सिकुड़ फैल नहीं पाता है तो पेनफुल कफ शुरू हो जाती है। अब पांचवी जो है नॉक्टर्नल कफ है। मरीज के रुदाल लेने में खांसी के औकात को भी मद्देनजर रखना चाहिए, यानी जब मरीज की हिस्ट्री हम ले तो उसमें खांसी के वक्त यानी किस वक्त खांसी आ रही है उसको भी मद्देनजर रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम अपनी डायग्नोसिस जो है वो अच्छी बना सके। बाज़ अमराज में मखसूस औकात में ही खांसी आती है, बाज़ अमराज ऐसे जिसमें बहुत ही मखसूस वक्त है उसी में खांसी आती है। चंद अमराज में रात के आखिरी पहर या अली सुबह खांसी के शदीद दौरे पड़ते हैं, जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गई यानी वर्मशोब मुजमिन, इत्साय शोब हो गया यानी ब्रोंकिएक्टेसिस, और दिमाए रेवी हो गया यानी पल्मोनरी एडिमा, दमा खुसूसन जो बच्चे होते हैं उनमें वर्मेमुरी रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, और पोस्ट नेजल ड्रिप इन क्रॉनिक साइनोसाइटिस। बाज़ औक़ात दर्जे हरारत की मामूली तब्दीली भी खांसी में इजाफा का सबब बनती है। बाज़ औक़ात क्या होता है, दर्जे हरारत में मामूली तब्दीली हो जाती है तो इससे भी जो खांसी होती है उसमें इजाफा हो जाता है। जैसे वर्मशोब मुज़मिन ने कमरे के माहौल से बाहर निकलते ही खांसी के धसके लगना शुरू हो जाते हैं और यही वजह है कि इन अमराज में गर्मी के मुकाबले सर्दी में खांसी की शिद्दत आ जाती है। आखिर में खांसी के साथ पैदा होने वाली आवाज़ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आखिर में क्या करना चाहिए कि खांसी के साथ जो आवाज़ पैदा हो रही है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये इंट्राथोरेसिक ट्यूमर्स खुसूसन एन्यूरिज्मा के ट्रैकिया पर दबाव डालने की वजह से खांसी के साथ एक तेज़ मेटेलिक आवाज़ निकलती है जिसे ब्रेसी कफ कहते हैं। इस तरह अगर सलाह असबुल हायर की हंजरी शाख यानी लैरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व को मुतासिर करके सोती शिकनों वोकल कार्ड्स की तबाही हरकत पर असर अंदाज हो जाए तो ऐसी सूरत में खांसी की शिद्दत एक्सप्लोजन जाती रहती है और खांसी मुस्तकिल तौर पर धीरे धीरे सीटी की आवाज़ वीज के साथ आती रहती है जिसे बोवाइन कफ कहते हैं। इस तरह बाज़ अमराद हंजरा लैरिंजियल डिजीज़ में भी खांसी के साथ आवाज़ जो होती है वो बैठ जाती है। ठीक है, आज का ये टॉपिक हम यहीं पर मुकम्मल करते हैं, कल हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए मैं ही इजाज़त चाहती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। आप अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।